हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो को हम पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। मतलब समुच्चय बोधक अव्यय हम क्लास 7 के अंदर पढ़ेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। ये क्लास 7 का ये मतलब नहीं कि हम 7वीं क्लास जो क्लास 7 है वो पढ़ेंगे, उसके क्लास का कोई पढ़ा रही नहीं। क्लास 7 का मतलब होता है कि हमने क्लास 1 से शुरू किया है, हमारा जो ये टॉपिक है, ये दिन है, उसका क्लास 7 चल रहा है। ठीक है, क्लास 6 के अंदर मैंने आपको करवा दिया था कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, और क्लास 5 के अंदर मैंने आपको क्रियाविशेषण करवाए थे। तो और क्लास 4 के अंदर अव्यय करवाए थे। तो अव्यय जो होते हैं उसके 5 भेद होते हैं: क्रियाविशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। जितने भी मैंने आपको नाम बताए पांचों भेदों के, इन सब भेदों के जो उनका जो अर्थ है उनके नाम में छुपा हुआ है। जैसे क्रिया विशेषण, इसका मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा ये क्रिया है। और किस प्रकार से दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है, तो विशेषता बताइए तेज ने, और तेज हमारा क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा संबंध बोधक। इसमें संबंध बताया जाता है किसी भी वाक्य, मतलब हमें एक संबंध दिया जाता है। जैसे कि घर के पीछे आंगन है, तो घर के पीछे आंगन है, आंगन और घर में संबंध बताया है के पीछे में। ठीक है, ठीक, हमारा घर पीछे है, मतलब घर के पीछे आंगन है, ऊपर आंगन है, नीचे आंगन है, साइड में कहाँ आंगन है, तो घर के पीछे आंगन है, संबंध बता दिया। ऐसे ही होता है समुच्चय बोधक। इस समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ने का कार्य करना, और समुच्चय बोधक हमेशा जोड़ने का कार्य ही करता है। ये नाम ही इसका समुच्चय बोधक अव्यय है। तो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे होते हैं जिनका रूप हम किसी प्रकार से, मतलब इन्हें हम कभी भी इनका रूप हम बदल नहीं सकते, जैसे है वैसे की वैसे रहेंगे। अगर आप उदाहरण के साथ पढ़ो तो उदाहरण लूंगी मैं। खेल रहे हैं, तो लड़के यहाँ खेल रहे हैं, इस वाक्य में क्या है कि लड़के यहाँ खेल रहे हैं। अगर इन्हें हम उसके लिंग, अगर हम इसे लिंग में बदले तो क्या लिख सकते हैं कि लड़की यहाँ खेल रही है। हमने ये बदल दिया। अगर हम वचन में बदले तो क्या लिख सकते हैं? और ये तो हमारा पहले से ही, ये तो वचन में है ना, ये बहुवचन में है। अगर इन्हें हम वचन में बदले तो क्या लिख देंगे? लड़का यहाँ एक वचन में बदला मैंने बहुवचन से, खेल रहा है, ये बना दिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस लड़के का हम इसे बहुवचन में बदलेंगे, तो इस लड़के का अगर बहुवचन बदलेंगे तो क्या बनेगा? लड़कियां यहाँ खेल रही हैं। हमने इस लड़के का बहुवचन बदला तो लड़कियां बना दिया, इस लड़की का बहुवचन बदला तो लड़का बना दिया। मतलब हमने बदला तो ये बदल गया। मतलब ये जो लड़के, लड़की, लड़का, लड़कियां, ये सब हमारे क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं कि जिसका हम रूप बदल सकते हैं। पर आपने एक चीज नोटिस कर, इसमें एक चीज नहीं बदला। क्या नहीं बदला? यहाँ जो शब्द है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये नहीं बदला। ये सब बदल गए, पर ये नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये हमारा मतलब अव्यय है ये हमारा, और अव्यय कभी भी नहीं बदल, चाहे उसे लिंग में बदल लो, वचन में बदल लो, किसी चीज में बदल लो, पर ये नहीं बदलेगा। यहाँ तो यहाँ ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। और रही, रहे, रहा, रही, ये तो हमारी क्रियाएं हैं। खेलना, खेल, खेल, ये सब तो क्रिया है, ये हमारी सारी क्रिया, और ये हमारा क्या अव्यय है, और ये हमारा से करता है। पर अगर इन्हें हम बदला हमने ये, तो विकारी शब्द है ये। ओके, तो हमारे जो अव्यय होते हैं वो किसी भी कंडीशन में बदलते नहीं, चाहे इसे लिंग में बदल लो, वचन में बदल लो, काल में बदलो, कार में बदलो। ठीक है, अब हम समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे। तो समुच्चय मतलब जोड़ना, किसी चीज को जोड़ने का कार्य करना।
परिभाषा में कहा है कि वे शब्द जो शब्दों को, वाक्यांशों को तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, काम करे, जैसे कि और, वरना, किंतु, लेकिन, ताकि, तो, तथा आदि। मतलब ये क्या होते हैं, किसी भी शब्द को जोड़ते हैं, वाक्यांश को जोड़ते हैं, वाक्य को जोड़ते हैं। शब्द अब हम समुच्चय बोधक अव्यय का जैसे था कि और, वरना, किंतु, लेकिन, ताकि, तो, तथा आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। मतलब जैसे हैं, उदाहरण पढ़ेंगे कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं। तो इस वाक्य में क्या है कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं। अगर इसे हम अलग टाइप से बोले, खोलकर बोले, देखो इस और की जरूरत क्यों पड़ती है, इस मतलब ये और जो है ना हमारा, ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हम इस और को हटा देंगे और अब पढ़ोगे तो राम श्याम पढ़ रहे हैं, ये है। अगर इसे हम अलग लिखेंगे कि राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, तो हमने अलग अलग बोला, हमें तभी भी समझ में आ रहा है। अगर हम इसे एक साथ बोलते हैं तभी भी समझ में आ रहा है, पर एक साथ बोलने के लिए हमें इस और की जरूरत पड़ती है। अगर इसे हम अलग बोलते कि राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। पर अगर आपको इसे एक वाक्य में बोलना है, दो वाक्यों में नहीं बोलना है, तो हम इस और का प्रयोग करेंगे। देखो, राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, इसमें से दोनों एक ही कार्य करे, पढ़ने का। तो पढ़ना जो है उसे तो हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, पढ़ रहा है, ये इसमें रहे लग जाएगा कि दो है ना, तो इसमें रहे लग जाएगा। और जो राम और श्याम थे उन्हें हम जोड़ देंगे। अगर ऐसा होता कि राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, तो क्या करते, दो वाक्यों को जोड़ते, ना कि दो शब्दों को जोड़ते। इसमें दो शब्द जोड़े जा रहे हैं। अगर हम ऐसे लिखते कि राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, तब हम कोई भी चीज कॉमन है इसमें, तो राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, इसको हम और के द्वारा दोनों वाक्यों को ही जोड़ देते। ठीक है, इसमें हमने दो शब्दों को जोड़ा, उसमें हम दो वाक्यों को जोड़ देते। वर्षा समाप्त हो गई लेकिन धूप नहीं निकली। वर्षा समाप्त हो गई, ये एक अलग वाक्य है। धूप नहीं निकली और ये अलग वाक्य। अगर हम इसे हटा देंगे तो भी हम दोनों को समझ सकते हैं और समझ में आ रहा है कि वहां वर्षा समाप्त हो गई और ये भी समझ में आया धूप नहीं निकली। अगर आपको इसे एक वाक्य में बोलना है तो लेकिन शब्द का प्रयोग करेंगे कि वर्षा समाप्त हो गई लेकिन धूप नहीं निकली। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हम किसी भी चीज को जोड़ने के लिए करते हैं, चाहे वो शब्द हो, वाक्यांश हो या फिर वाक्य हो। ठीक है, अगर वो व्यक्ति एक जैसा, अगर कोई दो व्यक्ति हो और जो एक जैसा कार्य कर रहे हो, तो उसमें हम कॉमन निकाल के जो उन व्यक्तियों को और में ट्रांसफर कर देंगे, और मतलब और लगा देंगे उनके बीच में। अगर ऐसा हो कि दोनों व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो हम दोनों वाक्यों को ही जोड़ देंगे। अब एक उदाहरण लेंगे, रमा, गीता, सीता और बबीता पढ़ रही हैं। तो रमा, गीता, सीता और बबीता पढ़ रहे हैं। इन दोनों में से पढ़ने का तीनों मतलब चारों जो ये लड़कियां हैं क्या कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हम लिखते रमा पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, मतलब बबीता पढ़ रही है। अगर हम ऐसे लिखते तो क्या होता कि ज्यादा लंबा से ज्यादा बहुत सारे वाक्य बन जाते। पर हमने क्या किया, पढ़ने का कार्य तो कॉमन निकाल लिया और जितनी भी लड़कियां थी उन्हें हमने और में पढ़ दिया, कि मतलब इनमें हमने और लगा दिया। अब जैसे मैं लिखती हूँ, रमा, गीता, सीता और बबीता पढ़ रही है। अब देखो, रमा, गीता, सीता, बबीता, ये चार जो लड़कियां पढ़ रही हैं। अगर इसे मैं अलग लिख दे कि रमा पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है, कि बबीता पढ़ रही है, तो ज्यादा लंबा चला जाता और चार वाक्य बनते। और इन चारों वाक्य को हमने एक साथ लिख दिया। कैसे लिखा कि रमा, गीता और सीता जो हमारा पढ़ने का आया था उसे कॉमन निकाल लिया कि हाँ सब पढ़ रहे थे तो हमने इसे कॉमन निकाल लिया। पर हमने जो नाम थे, ये चार लड़कों के नाम, उन्हें हमने अलग अलग लिखा, पर इसमें जोड़ दिया इसी वाक्य में कि अगर जो शब्द होता है ना, जो हमारा और शब्द होता है, ये इसमें सिर्फ एक ही बार है। अगर बहुत सारे नाम हो, जैसे मान लिया कोई बहुत सारे नाम हो और उसे एक ही वाक्य में लिखना हो, तो और हम एक बार लगाएंगे और सबके अंदर हम ये कोमा लगा देंगे। ये बेसिक चीज तो आपको पता ही होगी। ठीक है, कि रमा, गीता और सीता पढ़ रहे हैं और बबीता पढ़ रहे हैं। ठीक है,
अगर इसमें ऐसा होता कि रमा और गीता पढ़ते तो रमा और गीता लिखते, अगर ऐसा होता कि रमा गीता और सीता पढ़ते तो रमा गीता और सीता लिखते। तो ऐसे हमारे ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय तो हमने पढ़ लिया, तो अब इसके भेद पढ़ेंगे, मतलब ये किस किस प्रकार से होती है, हम इसे कैसे कैसे बोलते हैं। एक तो विकल्प लोग टाइप में बोलते हैं, कारण जब बोलते हैं, मतलब ये किस किस प्रकार से हम इसे बोलते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके भेद। भेद मतलब दो होते हैं इसके, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण मतलब इसमें समान अधिकार लगता है। ठीक है, तो मतलब ये तो हमारे समुच्चय बोधक अव्यय थे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसके भेद, जो कि दो होते हैं, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। उसके द्वारा हम इसे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय का पहला भेद, समानाधिकरण अव्यय। मतलब इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय का मतलब होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन और व्याधिकरण अव्यय का मतलब होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो समानाधिकरण अव्यय वे होते हैं जो समान अधिकार, मतलब जो समान होते हो, जो समान स्तर पे होते हो, उन्हें हम समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। जैसे कि परिभाषा में क्या रखा है कि समुच्चय बोधक अव्यय समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों व उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वो जो शब्द समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समानाधिकरण अव्यय। जैसे कि और, एवं, किंतु, ताकि, परंतु आदि, ये सब उदाहरण। उदाहरण में देखेंगे कि राम और सीता बाजार जा रहे हैं, वैसा ही है ना, पर ज्यादा वैसा ही है, पर उसकी तरह ही है, पर ये समानाधिकरण है। था तो जैसे हम पहले लिया था कि राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, तो फिर राम और श्याम पढ़ रहे हैं, हमने ये लिया था कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो राम और श्याम पढ़ रहे हैं, ये हमारा समानाधिकरण अव्यय है। और राम और सीता बाजार जा रहे हैं, ये भी हमारा समानाधिकरण अव्यय है, मतलब जो समान हो, जो कि किसी पर आश्रित ना हो, किसी पर डिपेंड ना हो, जो कि समान हो, जिसे हम स्वतंत्र बोल सकते हो, किसी पर आधारित ना हो, उन्हें हम बोलते हैं समानाधिकरण अव्यय। जैसे कि अगर हम इसे और को हटा देंगे तो हम इसे अलग अलग बोल सकते हैं, इसे हम अलग अलग बोल सकते हैं। राम बाजार जा रहे हैं, राम बाजार जा रही है, सीता बाजार जा रही है, हम इसे अलग बोल सकते हैं, पर अगर हम इसे एक साथ बोलना हो तब जाकर हम इसे और लगाते हैं। ठीक है, और जब हम व्याधिकरण पढ़ते हैं तो व्याधिकरण के अंदर एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है। उसमें एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। उसमें डिपेंडेंट वाक्य होते हैं, वे हमारे समान स्तर के नहीं होते हैं। और ये समान स्तर के दोनों का जो स्तर है वो बिल्कुल समान है, कि हाँ दोनों बाजार जा रहे हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, मतलब समान स्तर का है। ठीक है, और ये जो और है, इसने दो वाक्यों को जोड़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी दो वाक्य को जोड़ते हैं, वाक्यांशों को जोड़ते हैं और वाक्य को शब्दों को जोड़ते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है ये। मुझे टीवी या फोन दो, तो मुझे टीवी या फोन दो, इस वाक्य के अंदर क्या है कि मुझे टीवी दो या फिर फोन दो। अब इसमें या ने क्या किया है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। अब मैं ऐसे लिख सकते थे मुझे फोन दो, ये फिर बोल सकते हैं मुझे टीवी दो, अलग अलग लिख सकते थे हम इस वाक्य को, पर एक साथ लिख दिया ताकि वो एक ही वाक्य में एडजस्ट हो जाए। देखो, मुझे टीवी या फोन दो, इस वाक्य के अंदर दोनों समान स्तर के हैं। ठीक है, दोनों समान स्तर के, ना कोई आश्रित है ना किसी पर डिपेंड है, दोनों स्वतंत्र है और समान स्तर के हैं। मुझे टीवी दे दो या फिर फोन दे दो, इसने एक ही रखा है। और जब हम इसके भेद पढ़ेंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के हम भेद पढ़ेंगे, तब जाकर उसमें ये आ सकता है विकल्पक में। विकल्पक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर ये वाली जो हमारा ये उदाहरण है ये यूज होगा, मतलब जिसमें हम विकल्प चुनते हो, क्योंकि समुच्चय समानाधिकरण अव्यय के भेद होते हैं। तो जो इसके अंदर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कई प्रकार की होती है, जिसके अंदर हम विकल्पक भी चुन सकते हैं, कारण बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक पढ़ लिया है कि वे होते हैं जिसमें समान स्तर की होती हो। ठीक है, कोई आश्रित या फिर कोई किसी पर डिपेंड ना हो, जो समान स्तर की हो, जो समान स्तर करने वाले हो, उन्हें हम बोलते हैं समान, मतलब समान अधिकार रखने वाले होते हो। ठीक है, और समुच्चय बोधक अब तो बता ही दिया है कि हाँ, जो किसी दो वाक्य को, वाक्यांशों को, किसी को भी जोड़ता हो, मतलब किसी को भी नहीं,
शब्दों को, वाक्य को, वाक्यांशों को, उपवाक्य को इनको जोड़ता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, और एवं किंतु ताकि परंतु यह इसके उदाहरण है। देखो इसमें हम लेंगे एवं का। अब ये जो मैंने और लिया था कि राम, रमा और सीता बाजार जा रहे हैं, इसके स्थान पर हम एवं भी लगा सकते हैं, तथा भी लगा सकते हैं। ये जो तीन है, एवं, तथा और ये एक ही है। मतलब कहीं पर हम एवं की जगह और भी लगा सकते हैं, और की जगह तो तथा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इन्हें हम इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते समान होते हो, समान स्तर के होते हो, उन्हें हम बोलते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो अब हम पढ़ते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला होता है संयोजक, दूसरा विकल्पक, तीसरा विरोधक और चौथा होता है परिमाण। तो पहला होता है संयोजक। इसका मतलब होता है कि वे अव्यय शब्दों को, वाक्यांशों को मुख्य वाक्यों में मेल कराते हैं। मतलब ऐसे अव्यय जो शब्दों में, वाक्यांशों में और मुख्य वाक्यों में मेल कराते हैं या फिर संयोजन करवाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संयोजक। जैसे कि और, एवं, तथा, परंतु, किंतु, ये सब हमारे क्या है, संयोजक है। नहीं, जैसे और, एवं, था आदि उदाहरण पढ़ेंगे कि मैं और मेरी सहेली घर गई, मैं गई थी और मेरी सहेली क्या गई, घर गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बार बार सोच रहे होंगे कि जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इसमें भी यही है कि समान, मेल करवा, जोड़े, सब में जोड़ना है, क्योंकि समुच्चय बोधक का मतलब ही जोड़ना होता है। ठीक है, इसमें भी जोड़ने की बात करें, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है। अब ये जो हमने लिया है ना, ये जो उदाहरण लिया है, ये तो किसका उदाहरण है, जो हमने पहले पढ़ा था, राम और श्याम, ये भी हमारा क्या है, संयोजक है। समानाधिकरण में हमने पढ़ा था वो बाजार गए, रमा और गीता, ये भी हमारा संयोजक है। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा कि उसमें समुच्चय बोधक में उसका ये क्या होते हैं कि एक शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय, इसके जो भेद होंगे व्याधिकरण और समानाधिकरण, उसमें से उसके कोई उदाहरण व्याधिकरण में जाएंगे और कुछ समानाधिकरण में जाएंगे। तो समानाधिकरण के कुछ जो गुण होते हैं वो उसके भेदों में जाएंगे। उसी प्रकार जो समानाधिकरण का जो एक पार्ट था, मतलब एक हिस्सा था, एक गुण था, वो संयोजक में चलेगा। ठीक है, तो वही हमारी ये बात होती है कि संयोजक में यही वही है कि मैं और मेरी सहेली कहाँ गई, घर गई। इसमें भी है कि मैं गई और मेरी सहेली घर गई। अगर हम इसे वैसे लिखे कि मैं घर गई, हम ऐसे अलग लिखे तो मैं घर गई, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। तो दूसरा लिखे मेरी सहेली घर गई, ये भी समझ में आ रहा है, दोनों समझ में आ रहे हैं, हमारे दोनों समान स्तर के हैं, दोनों समझ में आ रहे हैं। पर इस और ने क्या किया, इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया। घर गए, ये तो हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, पर मेरी सहेली और मेरे को, मतलब मैं और मेरी सहेली को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, तो मैं और मेरी सहेली घर गई, इसमें और ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। समझ में आया कि मैं और मेरी सहेली घर गई, समझ में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, कि मैं घर गई, मेरी सहेली घर गई, पर इस और ने दोनों को जोड़ दिया, मतलब इसे क्या कर दिया, हमने संयोजन कर दिया, इसमें मेल बिठा दिया। ठीक है, दूसरा है विकल्पक। मैंने बताया था आपको, मैंने आपको पहला उदाहरण लिया था, तो उसी प्रकार ये भी है कि मैं वे अव्यय जो शब्दों को वाक्यांशों में विकल्प प्रकट करें। हम इस विकल्प का मतलब होता है चुनना, कि हमें ये चाहिए फिर ये चाहिए। अब जैसे कि है, जैसे या, अथवा, चाहे, ताकि आदि। उदाहरण में तुम टीवी देखोगे या फिर पढ़ाई करोगे, इसमें विकल्प दिया है, चुनने के लिए कहा है कि तुम क्या करोगे, टीवी देखोगे या फिर पढ़ाई करोगे। अगर इसे हम खोल के लिखे तो तुम टीवी देखोगे एक अलग वाक्य है, तुम पढ़ाई करोगे ये भी अलग वाक्य है। अब दोनों को विकल्प करने के लिए, इसमें विकल्प बिठाने के लिए हमने इन दोनों को वाक्य को जोड़ दिया और या के सहारे इसमें विकल्प डाल दिया कि तुम टीवी देखोगे या पढ़ाई करोगे। अगर इसमें हम ऐसे करते कि तुम टीवी देखोगे और पढ़ाई करोगे, तो इसमें कोई विकल्प नहीं होता, डायरेक्ट बता दिया है कि हाँ तुम टीवी देखोगे और पढ़ाई करोगे। ठीक है, अब या के द्वारा इसमें कोई विकल्प प्रकट किया है। दूसरा है विरोधक, मतलब तीसरा विरोधक है हमारा, जो पहले कथन का विरोध करता है उसे विरोधक कहते हैं। मतलब जो दूसरा कथन है उसे छोड़ के वो पहले कथन का विरोध करेगा, उसे हम कहेंगे विरोधक। जैसे कि किंतु, परंतु, मगर,
किंतु, परंतु, मगर आदि। अब इसमें बोलेंगे कि विरोधक, उसके पास मेरे पैसे थे, लेकिन उसने नहीं दिए। अब इसमें कहा है कि उसके पास मेरे पैसे थे लेकिन उसने नहीं दिए, ये एक वाक्य है, हमें समझ में आ रहा है कि उसके पास मेरे पैसे थे, ये अलग वाक्य बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसने नहीं दिया, अलग लिखेंगे तो भी समझ में आ रहा है, पर जोड़ दिया लेकिन के द्वारा। और इसमें विरोध कैसे प्रकट किया, उसने पैसे नहीं दिए, ये एक वाक्य है और मतलब अपने समझ में भी आ रहा है, अलग वाक्य स्वतंत्र है। तो उसने नहीं दिए, उसने जो नहीं दिए, क्या नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए। पहले जो कथन का विरोध करके दूसरा कथन बोला है कि हाँ उसके पास पैसे थे, मेरे पैसे थे, पर उसने नहीं दिए, विरोध किया दिया इस वाक्य का। ठीक है, कि उसके पास मेरे पैसे थे परंतु उसने नहीं दिए। ठीक है, देखो कल मुझे कपड़े सुखाने थे परंतु वर्षा आ गई। मुझे कपड़े सुखाने थे, इस वाक्य का विरोध करके दूसरा वाक्य बोल दिया कि हाँ मुझे कपड़े सुखाने थे परंतु कल वर्षा आ गई। इसमें विरोध प्रकट करते हैं पहले वाक्य का। ठीक है, जो पहला कथन बोला गया उसको विरोध करके दूसरा कथन बोलते हैं, मतलब उसका विरोध करते हैं, वह हमारा विरोध कहलाता है। संयोजक में हम जोड़ने मेल का काम करते हैं, विकल्पक में चुनने का कार्य करते हैं और विरोधक में विरोध करने का। फोर्थ इसका परिणामवाचक, मतलब परिणाम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे परिणाम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। तो वे अव्यय जो पूर्ण कथन के परिणाम का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं परिणाम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखो उदाहरण, जैसे इसके इसलिए, अन्यथा, नहीं तो आदि उदाहरण में पढ़ेंगे। बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसने कहा कि अगर तुम बड़ों का कहना मानो नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बड़ों का कहना मानो, ये एक वाक्य है। इसने नहीं तो ने क्या किया है, जो नहीं तो हमें दे रखा है, इसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। देखो पछताना पड़ेगा अलग वाक्य है ये। देखो पछताना पड़ेगा कैसा अलग बोलेंगे तो समझ में आ रहा है, हम पछताना पड़ेगा। बड़ों का कहना मानो, ये भी समझ में आ रहा है हमें। अब इस दोनों वाक्य को नहीं तो ने जोड़ दिया है कि बड़ों का कहना मानो नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। अब इसे क्या परिणाम निकलता है पूर्ण कथन का, देखो परिणाम है कि बड़ों का कहना मानो, हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। इसका परिणाम निकलेगा अगर हमने बड़ों का कहना नहीं माना तो हमें पछताना पड़ेगा। अगर हमने ये कार्य नहीं किया तो हमें पछताना पड़ेगा। इसका परिणाम ये निकलेगा कि हमें पछताना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है, परिणाम होता है। जैसे कि एग्जाम से पहले पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे। तो एग्जाम से पहले हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करेंगे, वरना इसका क्या परिणाम निकलेगा, आप फेल हो जाओगे। परिणाम निकलता है तब जब हम कोई पहला वाला कार्य नहीं करते हैं। अब देखो इसने बात नहीं मानोगे तो पछताना पड़ेगा, अगर तुम एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। परिणाम क्या निकला, तुम फेल हो गए। ये होता है हमारा परिणाम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो मैंने आपको पूरे जो भेद थे इसके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय उसे करवा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, मतलब क्लास 8 के अंदर। ठीक है, क्लास 8 के अंदर हम क्या करेंगे, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय